हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा सब लोग? हाँ, मजे में ना? यस, मजे में रहना चाहिए. कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मजेतच राहायला हवं, बरोबर आहे की नाही बेटा? आज तुमच्यासाठी मी आणखी त्या मजेमध्ये भर करण्याकरता काय घेऊन आलेलो आहो बेटा? मी घेऊन आलेलो आहो इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले फॉर MSTCT दॅट यू डोंट हॅव टू मिस इट. तुम्हाला हे मिस करता येणार नाही जर तुम्हाला MSTCT क्रॅक करायची असेल तर. राईट? तुम्हाला माहिती आहे की फिजिक्स मध्ये फॉर्म्युलाचा काय इम्पॉर्टन्स आहे, बरोबर? आणि मी ह्या लेक्चरमध्ये तुमचं जास्त वेळ घेणार नाही बेटा. मी काही फॉर्म्युलेची लिस्ट घेऊन आलेलो आहो आणि त्या फॉर्म्युले ते तर फॉर्म्युले तुम्हाला करावं लागेल, पण त्याच्यामधले सुद्धा इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले मी तुम्हाला इथे टिक करून देणार आहे, जेणेकरून कमीत कमी वेळात, म्हणजे तुम्ही हा व्हिडिओ जरी बघितला आणि तो एक फॉर्म्युला जरी ओव्हरलुक केलं तर हाफ एन अवर टू 45 मिनिट्स मध्ये तुमचे पूर्ण इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले रिवाइज होणार आहेत. तर सुरू करूया. सो आई एम सुशांत, योर फिजिक्स टीचर. आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इंडियाज मोस्ट पावरफुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दैट इज फिजिक्स वाला. चलो बेटा शुरू करते हैं. क्या है सबसे पहला? मोशन इन प्लेन के देखेंगे बेटा फॉर्मूले. ठीक है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले भी रहेंगे. जो जो मुझे लगे हैं कि आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं सारे यहां पे डाल दिया हूं, लेकिन उसमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करवा के देने वाला हूं. तो कमर कस के बैठो बेटा. ठीक है, 30 to 45 मिनट्स में ये सारी चीजें हम खत्म करने वाले. फाइन, चलो सो लेट्स स्टार्ट. देखो बेटा, काइनेमेटिकल इक्वेशन ये सबको पता है, तो ये तीनों फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट है ही है. ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इसके अलावा जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा, उसका मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला आपने करना है. टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, आप नहीं भी करते तो चलता है, लेकिन करके रख लो. सो दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. दिस थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी, यू नो दैट. फाइन, तो ये चीज हो गई. सामने चलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज में आपको ये फॉर्मूला करना है, क्योंकि रेंज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? आपको पता है जैसे प्रोजेक्टाइल होता है ना? प्रोजेक्टाइल ये हम ऐसे करते कि नहीं करते? तो ये दिस इज व्हाट मैक्सिमम हाइट एंड दिस इज व्हाट योर रेंज. सो दिस इज रेंज एंड दिस इज हाइट. ठीक है, अभी मैं इमेजिन कर सकता हूं या फिर मैं ऐसे सोच के यहां पे आपको बता रहा हूं बेटा कि ये आपको सारी चीजें पता है. राइट? इन द सेंस जस्ट आई एम गिविंग यू द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर कमिंग एग्जाम, दैट्स इट. अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यहां पे आप x भी देख सकते हो. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. mv स्क्वायर बाय आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, mv ओमेगा, ये उसके अलग अलग फॉर्म है, लेकिन आप कोई भी एक रख लेते हो, एक याद रख लेते हो, और उसमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा ये एक्सप्रेशन डालते हो तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी. फिर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद यस, तो ये था मोशन इन प्लेन का. यानी मोशन इन प्लेन में मैंने आपको गिनो चिनो फॉर्मूले बताए. क्या? काइनेमेटिकल इक्वेशन, उसके बाद मैक्सिमम हाइट, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स. जो नहीं किए हैं मैंने टिक, आप वो स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो. नेक्स्ट, लॉज ऑफ मोशन में बेटा ये तो आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू यू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो दैट इज m इंटू ए, तो ये तो करना ही करना है. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ये दो मास के बीच का आपको फोर्स बताता है. अगर मान लो दो मास है m1 और m2, है ना, m1 और m2, और उन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कितना है, मान लो यहाँ पे r है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो गया बेटा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. यहां से आप g का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो. यही चीज फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये करने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड है ना? ये और ये एक ही सेम है, तो इसको छोड़ दो, मत करो. इंपल्स में फोर्स इंटू टाइम, ये ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है. मोमेंटम तो आपको आता ही है ना, P इंटू वी. ठीक है, वर्क डन वेरिएबल, ये थोड़ा सा देख लो. ये इसलिए देख लो, मैं यहां पे स्टार कर रहा हूं क्योंकि रिसेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. वेरिएबल फोर्स, ठीक है ना? अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट है तो इट्स ओके, लेकिन यहां पे वेरिएबल फोर्स अगर होता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम यू नो ए टू बी और बी टू ए, एफ इज इक्वल एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दैट इज एफ ds cos थीटा. फिर आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये तो आपको पता है कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, सो दैट इज दिस. नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कर लो, आजकल इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं. E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. ये उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ना? v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1. इतना ध्यान में रखना, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बट दैट टू इन द माइनस. तो माइनस में सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा.
बाकी बेटा ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, टॉर्क वाला फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है रहने दो, लेकिन आप सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन बस मोमेंट ऑफ कपल के नाम से भी वहां पे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद में रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ना। क्या करते हैं हम, समेशन ऑफ एम आई आर आई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एन सिस्टम का पार्टिकल है ना, ये एन सिस्टम का पार्टिकल है, यहां से ये है, और मैंने ये यहां से ओरिजिन पकड़ा है, ठीक है, ये पकड़ लिया आपका R1, ये पकड़ लिया R2, ये पकड़ लिया R3, दिस इज M1, M2, M3, R1, R2, R3। तो इसी पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास। अगर आप वो चीज यहां पे पुटअप करते हो तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। फाइन, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ग्रेविटेशन में क्या याद रखेंगे, केपलर्स के लॉ में से एक ही लॉ हमको याद रखना है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी चीजें फॉलो हो रही है उसको, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला रिपीट हुआ है, मत करो, छोड़ दो उसको। दो इक्वल मास होगा तो ये भी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है उसका, रिपीटेड है, ठीक है। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कर सकते हो, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कर सकते हो, नहीं करना ही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर कैपिटल आर रखू तो दैट इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। हाँ, अभी देखो हाइट के हिसाब से और डेप्थ के हिसाब से आपके पास फॉर्मूले है, तो हाइट के हिसाब से कितना होगा, जी एच इज इक्वल टू कितना, जी एम अपॉन वॉट, आर प्लस एच स्क्वायर। देखो एट अ हाइट अबाउ द अर्थ, आई बात ध्यान में। उसी के साथ साथ ये तो चलो कंपैरिजन है, लेकिन ये आप रख सकते हो ध्यान में कि अगर हाइट बहुत ही छोटी है, यानी अर्थ से बहुत ही पास में है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो इसके जगह। फाइन, और अगर डेप्थ पे हो तो ऑब्वियसली ध्यान में रखना है, डेप्थ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं आजकल, ठीक है। हाँ, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट अबव द अर्थ, मुझे लग रहा है रिपीट हुआ है, हाँ वो यहां का यहां रिपीट हुआ है, तो इसको रहने दो बेटा, ठीक है, ये वाली चीज मत करो, या आई थिंक दिस इज रिपीटेड, इसको छोड़ देना। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा ट्वाइस जी एम अपॉन आर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी का, ये ऐसी वेलोसिटी है जो किसी भी चीज को हम देंगे सरफेस से तो वो सीधा निकल जाएगी आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से। क्रिटिकल वेलोसिटी, यस इंपॉर्टेंट, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जो एक देते हैं हम एक हाइट, पर्टिकुलर हाइट पे अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ताकि सैटेलाइट जो है वो घूमते रहे अराउंड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसका फॉर्मूला ये है। फाइन, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चलो ध्यान में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान में रखो। बाइंडिंग एनर्जी उसका निगेटिव कर दोगे, देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ये चीज है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। देखो मैं आपको ये कर देता हूं, उसे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा, हाँ ये रख लो ध्यान में, ओके, ये एक हो गया। बाइंडिंग एनर्जी रख लो ध्यान में, ठीक है, ये 2 हो गया। उसके बाद ये कर लो, ये एक 3 हो गया, आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो, बाकी ये तो है ही है, ठीक है। पिछले स्लाइड में जाऊंगा मैं, तो बाकी ये सारी चीजें आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं यहां से करवा के देता हूं आपको, ठीक है। तो हर चीज में से ये डिब्बे डिब्बे आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना जब एग्जाम के पहले जा रहे हो आप। फाइन, तो इन सब चीजों में एक रिलेशन बनता है। हाँ, मैं रिलेशन आपको बता दूं, यहां पे इस कोने में आपको एक रिलेशन बता देता हूं मैं। देखो मैंने ऐसे भी बताया है और ऐसे भी बता रहा हूं, अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी दी है आपको, तो उसको कभी भी कंसिडर करना -2x। अगर ऐसी चीज है तो आपकी टोटल एनर्जी बन जाती है -x, क्योंकि आपका काइनेटिक एनर्जी बन जाता है x, है ना, ये हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी दी होगी उसका निगेटिव करोगे तो टोटल एनर्जी मिलेगा, और उसको निगेटिव करके मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। देखो यहां पे बताता हूं, ये दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी, इसको निगेटिव में रखो, है ना, इसको निगेटिव में रखो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी, और इसको निगेटिव करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। देखो निगेटिव करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -GMM/r बन जाएगा, ये देखो -GMM/r। कहीं टोटल एनर्जी नहीं दिया है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी -2x + x दैट इज -x, तो ये ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। अब टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी सीधा होगा क्या, ये है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। यानी अगर मैं यहां पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं दिया हूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -GMM/2r, सो दिस इज योर टोटल एनर्जी।
इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, तो वो फॉर्मूला ध्यान में रखो बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रोटेशनल डायनामिक्स। देखो ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो रखना ही है, ये भी रखना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। एंगुलर एक्सेलरेशन का इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान में रखो, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये इसी से फॉलो होता है, इसको मत करो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन ये भी रिपीटेड है, इसके पहले भी हमने देखा था, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा इसको ध्यान में रखो, आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इनटू आर, है ना, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ध्यान में रखना। सेंट्रीपिटल फोर्स रिपीटेड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निगेटिव ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ध्यान में रखना। इंक्लिनेशन ऑफ बैंक रोड, ये ध्यान में रखना, है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। सी वॉट एवर बी द सिंबल्स यूजुअल उसके नोटेशन रहेंगे, कुछ अलग नहीं रहेंगे जो आपने पढ़े हैं। देखो बेटा मैं ये टाइम पे हर एक टर्म अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो ये लेक्चर जाएगा 3-4 घंटे का, और वो देखते देखते आप हो जाओगे बोर, और आपको लगेगा क्या कि हमारे पास तो सर इतना टाइम ही नहीं है। तो मैं बस आपको क्या कर रहा हूं, सारे फॉर्मूले आपको यहां पे डाल के रख दे रहा हूं, इससे भी ज्यादा मैं आपको मैराथन में दूंगा, ठीक है। लेकिन ये उतने फॉर्मूले होंगे कि जिसके बिना आपका एमएसटी सीटी का पत्ता भी नहीं हिलेगा, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ, अनबैंक रोड में क्या होगा, ये होगा तुम्हारा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो वी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, ठीक है। बाकी तो ये फॉर्मूले है ही बेटा, अपर लिमिट ऑन द बैंक रोड, अपर लिमिट करोगे और लोअर लिमिट भी करोगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें भी मैक्स पकड़ोगे तो अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा मिलता है, लेकिन इट्स ओके। कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। हाँ, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, क्या करना, सीधा सीधा मैं एक ये बना लेता हूं, दिस इज द सर्कल, ठीक है। हाँ, और इस सर्कल को मैं यहां रख रहा हूं, और सीधा सीधा मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे पॉइंट रख रहा हूं। सपोज दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट। यहां पे रख देंगे क्या, अंडर रूट ऑफ आर जी, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 आर जी, और ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 5 आर जी। आप ऐसे कर सकते हो, देखो यहीं पे वही दिया है और कुछ नहीं है, देखो आर जी 5 आर जी 3 आर जी, इसको ऐसा ध्यान में रख सकते हो। बाकी वो तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसका मैंने यहां पे लिखवा दिया है ताकि आपका टाइम बच जाए। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर डीएम, आप ऐसे भी बोल सकते हो। रेडियस ऑफ गायरेशन हमेशा ध्यान में रखना, के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, आप ऐसे भी इसको प्रेजेंट कर सकते हो, नॉट एन इशू। फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन। बाकी एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी आई ओमेगा दिया हुआ है, वो आपको बताइए, उसको तो ध्यान में रखो, ठीक है, मैं कर लू। कंजर्वेशन में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, एंड टॉर्क इज नथिंग बट व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ये देखो, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स इन द लीनियर मोशन, सो इन द एंगुलर मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, द टॉर्क, ये ध्यान में रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर चलेंगे अपन ऑस्सिलेशन पे, बेटा ऑस्सिलेशन में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स ध्यान में रखना, एंड दैट इज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ध्यान में नहीं भी रख तो चलेगा, माइनस के एक्स ध्यान में रखना। डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, बट एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, तो मैं टिक मार्क मुझे नहीं करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इसको रहने देता हूं 2 मिनट के लिए। हाँ, जनरल इक्वेशन फॉर द एसएचएम, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रखना, सारी चीज यहां पे दिया है। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो अल्फा इज इक्वल टू यहां पे 0 बनेगा, एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा तो अल्फा पाई बाय 2 बनेगा, अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो दी फॉर्मूलाज। वेलोसिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन का तो ऑलरेडी दिया है, सेम रिपीट हो रहा है बट इट्स ओके। पीरियड इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान में रखना। ये जो आपको दिया है बेटा कौन सा, पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, और ओमेगा की जगह लिख दिया है अंडर रूट के बाय एम, है ना, क्योंकि के का फॉर्मूला क्या बनता है, यहां पे दिया है कहीं के का फॉर्मूला नहीं बनता है, के का फॉर्मूला बनता है के इज इक्वल टू व्हाट, एम ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम आ रहा है ना अपना, हाँ एक सेकेंड, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अंडर रूट के बाय एम, तो के इज इक्वल टू बन जाता है एम ओमेगा स्क्वायर, और इसको आप अपने
जान से बांध लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना, ठीक है। और जहां जहां ओमेगा दिखेगा वहां वहां वो ध्यान में रखना, ठीक है। यहां पे भी वही सीन है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, के की जगह आप एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो। टोटल एनर्जी देखो हाफ के ए स्क्वायर, फाइन। अब कंपोजिशन में अगर दो एसएचएम है, ये x1 है और ये कहा गया आपका x2 है, तो रिजल्टेंट आपका ये बन जाता है, जिसका R का फॉर्मूला ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ये आपको डायरेक्टली पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि अगर मान लो दो चीजों का क्या बोलते हैं अपना एसएचएम अगर ऐसा हो रहा है, तो रिजल्टेंट जो भी आपका ये बनेगा, क्या बोलते हैं अपना एम्पलीट्यूड, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो ये रहेगा, फाइन। और जो भी फेज रहेगा वो बनेगा ये, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जनरली जेई में बहुत ज्यादा पूछते हैं, बट चांसेस है कि आपको भी पूछ पाए यहां पे। तो ऑसिलेटिंग स्प्रिंग के बारे में माइनस के एक्स तो है ही है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो वो किया ही है। लेकिन जब स्प्रिंग को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या होता है बेटा, तो ये पैरेलल जैसे क्या होता है, पैरेलल यानी इनवर्स करके उसका एडिशन होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। और अगर पैरेलल में लगाते हैं तो ऐसे, सीरीज में लगाते हैं तो ऐसे, ठीक है। मैं एक बार बता दूं, सीरीज में लगाएंगे तो इनवर्स करके उसको एडिशन करना, पैरेलल में लगा रहे तो हम डायरेक्टली एडिशन करेंगे, कुछ ऐसा। उसके बाद सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, है ना, कि अगर एल बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसको इक्वेटर से पोल की तरफ लेके जाएं, पोल की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें है ना। यानी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के साथ क्या होगा, अगर इक्वेटर टू पोल लेके जाऊं मैं, या फिर पोल टू इक्वेटर लेके आऊं मैं, या तो लेंथ बढ़ाऊं मैं, या तो लेंथ डिक्रीज करूं मैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसको बेटा कर लूं, ठीक है। इसके ऊपर यूजुअली क्वेश्चंस नहीं पूछते, इसको छोड़ दो। ये याद ध्यान में कर लो सिर्फ कि मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट आई, क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू इंटू बी। इज दैट ओके, फाइन। चलो सामने चले, साउंड पे जाएंगे। साउंड में बहुत ही चुनिंदा फॉर्मूला लाया हूं मैंने पहले ही कहा था, वही फॉर्मूले में बताऊंगा जिसके बिना पत्ता नहीं हिलने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, लेकिन पहले ये बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। हाँ, तो v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा, ये तो आपको पता है, ये तो करना ही करना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ठीक है, सिर्फ हेडिंग दिया है, और नहीं दिया है, सॉरी, ये यहां पे दिया है बेटा। कैसे याद रखना, डेंसिटी फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। जो वेलोसिटी होती है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि डायरेक्टली आपको पूछता है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ा दिया तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो कुछ ना करो, बस उसकी प्रोपोर्शनलिटी ध्यान में रखो कि क्या किससे प्रोपोर्शनल है, ठीक है, फाइन। बाकी ड्रॉपलर इफेक्ट के हैं सारे फॉर्मूलेज मैंने लाइन से लगा दिए हैं कि कब सोर्स अप्रोच हो रहा है, कब लिसनर हो रहा है, कब दोनों हो रहे हैं, कब दोनों में से एक हो रहा है, कभी कोई पास आ रहा है, कभी कोई दूर जा रहा है। सारी केसेस मैंने यहां पे डाली है, सारी चीजों को आप एक बार देख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, ये अब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लूं, लिसनर रेसिडिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी सोर्स, यानी लिसनर दूर जा रहा है स्टेशनरी सोर्स से, तो ये फॉर्मूला, फाइन। उसी तरह बाकी के केसेस। नेक्स्ट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हुआ है, टाइम वेस्ट मत करो। k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, ये ध्यान में रखो। देखो वहां पे k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर का, ओमेगा स्क्वायर था ऑसिलेशन में, यहां पे क्या मिल रहा है मुझे k, लेकिन ये क्या बेटा वेव नंबर है, सो दैट इज k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, फाइन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो आपको पता ही है बेटा, ये ऐसे बहुत फॉर्मूले नहीं है बड़े। हाँ, फेज डिफरेंस ये ध्यान में रखो, दैट इज इक्वल टू 2 पाई x बाय लैम्बडा। पाथ डिफरेंस ये इसी का है, तो इसको मत करो, छोड़ो, इसको भी मत करो, ये करो बस, और ये करो, ठीक है, फाइन। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव सबको पता है, एक बार देख लेना। बीट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी होता है, तो n1 माइनस n2 होगा, अगर n1 बड़ा है तो LCA होगा। पीरियड उसका अपोजिट होगा, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना इसका। नेक्स्ट, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होगी तो उसके ऊपर वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना बनेगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम, वेयर टी इज द टेंशन एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी।
तो फ्रीक्वेंसी का क्या बनेगा ये, तो दोनों भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसमें बेटा फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ये थोड़ा सा ध्यान में लेना है, ठीक है। आपको पता है कि यहां पे जो है स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, उसमें सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, और जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी होता है उसको ओवरटोन बोलते हैं अपन, बराबर है। उसी तरह पाइप दिया यहां पे, यस, क्लोज्ड पाइप में जो है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये बनता है, लेकिन इसमें सारी हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होती है, बस ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती है। यानी दूसरा यहां पे हार्मोनिक्स कैसे रहेगा, 3V/4L, बाद में रहेगा 5V/4L, लाइक दैट। और जब मैं ओपन पाइप में जाऊं तो ओपन पाइप में क्या हो रहा है, N = V/4L। ओपन पाइप में V/4L नहीं आता बेटा, V/2L आता है। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ठीक है, ठीक है, करेक्शन कर लेना। V/2L ओपन पाइप के लिए V/2L। यहां पे पूरे ऑर्डर इवन हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, तो सेम इसके जैसे यहां पे भी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं और ओवरटोन, लेकिन यहां पे खाली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होने की वजह से थोड़ा सा वहां पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं जो हमने लिए है ना, कैसे आते हैं कि दो पाइप्स है, एक ओपन है और एक क्लोज है, और इसका एक nth ओवरटोन है जो इसके nth हार्मोनिक से क्या हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, तो लेंथ का रेशियो निकालो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूले रखा हूं, बाकी उसमें कुछ डाला नहीं हूं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टिक्स। फॉर रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है बेटा, साइन आई बराबर साइन आर, सॉरी नॉट साइन आई बराबर साइन आर, दैट इज आई इज इक्वल टू आर। और स्नेल्स लॉ बोलता है n1 sin θ1 n2 sin θ2। ये रिफ्रैक्शन के लिए, ओके, ये रिफ्लेक्शन के, ये रिफ्रैक्शन के लिए मैं लिख दूं यहां पे रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन के लिए बेटा। अब n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम एंड n2 इज द सेकंड मीडियम। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या, कि sin θ1 अपॉन sin θ2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, दैट्स इट। रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए स्फेरिकल मिरर। अभी ये 10th का है बेटा, बट स्टिल मैंने डाला हूं, हुनो से एकाध क्वेश्चन पूछ ले तो बोलते नहीं आता। मिरर फॉर्मूला आपको पता ही पता है, ठीक है। पावर होता है इनवर्स ऑफ व्हाट, फोकल लेंथ, उसको ध्यान में रखना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो, इसको पकड़ के पूरा तुम दिमाग में बिठा लो ऐसा। ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट is equals to refractive index of second medium upon the first medium, that is equals to sin I upon sin R, that is equals to lambda 1 upon lambda 2, and that is equals to what, V1 upon V2, not is V1 upon V2, okay, right। फ्रीक्वेंसी भी आप उसी तरीके से ले सकते हो। हाँ, एक चीज और, कभी कभी आपको डेप्थ के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, और आपको पूछा है कि लाइक एपरेंट डेप्थ क्या है या फिर रियल डेप्थ क्या है। जैसे अपन कोई भी कॉइन पानी में डालते तो हमको वो पास दिखता है, तो जो पास दिखता है वो एपरेंट डेप्थ, जो रियल में होता है वो रियल डेप्थ। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और मान लो अगर आपको रियल डेप्थ दी है, तो उससे आप एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हो। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन मैं इसको यहां पे स्टार करना चाहूंगा, ठीक है, बाकी तो आप करने ही वाले हो, नॉट एन इश्यू। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल 1/n, 1n इज व्हाट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ध्यान में रखना है। लेंस फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, आपको पता है, यस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, अगर थिन लेंसेस है और उनको कांटेक्ट में रखे तो फोकल लेंथ के साथ ऐसा एडिशन होता है, ओके। और डी डिस्टेंस अपार्ट है तो इसको छोड़ दो, मत करो, रहने दो, ये ध्यान में रखना फोकल लेंथ का एडिशन कैसे होता है, फाइन। उसके बाद फोकल पावर ऑफ ए थिन लेंस केप्ट इन कॉन्टैक्ट, ये तो सीधा सीधा ही है, क्योंकि 1/f का एडिशन हो रहा है तो दैट इज पावर का एडिशन होगा। लेंस मेकर फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो, प्रिज्म एंगल ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट आप ये ध्यान में रखो, कौन सा, ये एक और ये दो, मैं कर दूंगा यहां पे, ठीक है, इसको रहने दो। कहां गया, कहां गया, ये एक और ये दो, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बेटा। एक बार का आप लेंस मेकर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। फिर मिनिमम डेविएशन का भी करना है, इंपॉर्टेंट है, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द थीम प्रिज्म, वो उसी से आ जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां पे आई सपोज यस मीन डेविएशन, सो आप देख सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 अपॉन 2 है, बस उतना ध्यान में रखो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, फाइन। सामने चलेंगे, ब्रीविस्टर्स लॉ, है ना, हमको ये पता है बेटा कि पोलराइजेशन होता है ना। अब पोलराइजेशन करने के लिए हमको रिफ्रैक्शन से भी कर सकते हैं हम,
तो उसके लिए हमारे पास ब्रीविस्टर लॉ है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। दैट इज tan थीटा b, दैट इज ब्रीविस्टर एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। फाइन, ये यहां पे लिखा हुआ है। बस अब चलेंगे हम इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव चलता है बेटा, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज यानी कंस्ट्रक्टिव होगा तो उसके लिए पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू n लैम्बडा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डेल एक्स इज इक्वल टू n लैम्बडा यहां होगा, और यहां पे डेल एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2, ये याद रखोगे फॉर द डार्क फ्रिंज, ठीक है। मैं यहां पे कर दूं टिक, दैट इज अ डार्क फ्रिंज एंड दिस इज द ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी n की वैल्यू देख लेना बेटा, n यहां पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, n यहां पे 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है। फाइन, रिलेशन बिटवीन यू नो द फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा बनता है। फाइन, फ्रिंज विड्थ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्क्रीन। डायरेक्ट अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला है मेरे पास, कितना, yn इज इक्वल टू n लैम्बडा डी अपॉन डी, दैट इज इक्वल टू n इंटू डब्ल्यू। ये किसके लिए बेटा, आपके ब्राइट फ्रिंज के लिए है। उसी तरह डार्क फ्रिंज की अगर मैं बात करूं तो आपका फॉर्मूला बन जाता है क्या, दिस, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस एट द बेस्ट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएंगे। रिफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन की बात करें हम, ठीक है, तो nth सेकेंडरी मिनिमा, मिनिमा की अगर बात करें तो सीधा सीधा मेरे पास इक्वेशन बनता है a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, मिनिमा के लिए ध्यान में रखना, ठीक है। मैक्सिमा के लिए क्या है बेटा, ये a sin थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना भी कर ले तो भी चल जाता है। फाइन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सिंपल क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द वैल्यू वाले, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो यहां पे क्या करेंगे हम, फटाफट देख लेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला पता है, एब्सोल्यूट प्रेशर में पी नॉट प्लस एच रो जी, ये एच रो जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद प्रेशर डिफरेंस इन द लिक्विड कॉलम। अभी देखो, ये एक मान लो लिक्विड कॉलम है और यहां पे मैंने इतना कॉलम कंसिडर किया, तो यहां पे होता है तुम्हारा प्रेशर, दिस इज व्हाट P1, और यहां पे हो जाता है P2, है ना। तो ये उसी का फॉर्मूला है, राइट। सरफेस टेंशन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना ज्यादा कि क्या ही बोलो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिस एनर्जी, है ना, T इंटू डी ए, चेंज इन द एरिया। फाइन, ये भी ध्यान में रखना है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, अगर ड्रॉप है, देखो बेटा ड्रॉप है तो एक्सेस प्रेशर 2T है ना, लेकिन बबल है तो 40 हो जाता है। देखो अगर बबल है तो 40 बन जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। फाइन, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, इसमें एक ध्यान में रखना है बेटा, क्या, H की प्रोपोर्शनलिटी, है ना। ये कह दिया है 2T cos थीटा अपॉन R रो जी, तो हमको दिख रहा है H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इसी पे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं, लेकिन आपको ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मान लो एंड टाइम है तो उतना भी रख ले तो चल जाता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला दिया है, यहां पे भी आप देख सकते हो, फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी एरिया, फिर उसका वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट से क्या हो रहा है वही ध्यान में रखना है। स्ट्रोक फॉर्मूला, उसमें भी प्रोपोर्शनलिटी ध्यान में रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन वो नीचे चला गया है, जिसे बोलेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे जिसे बेटा हम, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के लिए आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है क्या, कि जो भी टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो आप इसको ऐसा ध्यान में रख सकते हो। फाइन, ये क्या हो गया भैया, ये कहां से ऊपर आ गया, एक सेकेंड, ओके चलो कोई नहीं, ये ध्यान में रखना बेटा। फाइन, नेक्स्ट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एन का फॉर्मूला ध्यान में रखना, एम अपॉन एम नॉट और एन अपॉन एन ए, और पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी होता है, ये भी ध्यान में रखना ही रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर से जो बिलोंग करता है वो ये है, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो आप ध्यान में रखोगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है VRMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी,
दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द टेम्परेचर, उसको ध्यान में रखना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m नॉट। फाइन। एवरेज टोटल एनर्जी ध्यान में रख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, यस, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। फाइन। और ये तो है ही है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ग्यामा का ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखना, ग्यामा इज इक्वल टू Cp/Cv। तो कुछ ऐसे फॉर्मूलेज है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट, रेडिएंट एनर्जी, जितना भी हम हीट देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ ट्रांसमिट होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है ना, है ना, ओके, ये फॉर्मूला है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, दैट इज QA अपॉन Q। ट्रांसमिशन के लिए QT अपॉन T, है ना, ये QT मैं यहां पे R कर दूं बेटा, ये डबल T हो गया है, ठीक है, ये R यहां पे करना है, ओके, हाँ, और ये T यहां पे रख देना है। सो दैट इज योर फॉर्मूला। अब जब आप तीनों को ऐड करोगे तो देखो आपको मिलता है क्या, A प्लस R प्लस TR इज इक्वल टू वॉट, 1, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, है ना, ये ध्यान में रखना। बाकी ये भी है, नॉट एन इश्यू, बट ध्यान में रखो ये जरा इंपॉर्टेंट है, यानी जो ब्लॉक करके दे रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, दैट इज इमिसिविटी, ये मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखो। इमिसिव पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखो, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पावर ऑफ द T, क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज दैट, एंड सराउंडिंग नहीं दिया हो तो, लेकिन सराउंडिंग दिया है तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इस पेज पे सभी जो फॉर्मूले वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी को एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये उसमें जाएगा एक, ठीक है, वेन्स लॉ, ठीक है, और टोटल रेडिएंट एनर्जी इमिटेड फ्रॉम ए बॉडी, रेट ऑफ हीट रेडिएशन, एक सेकेंड, ओके ओके, ठीक है, चलेगा, सभी कर लो, सभी कर लो, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइन, यस। नेक्स्ट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 11 का चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये देखो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, देन द एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, सारे दिए हुए आपको। तो अगर मान लो एक्सपांड होता है तो L2 लेंथ कितनी बन जाती है, L1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है। लेंथ की बात करेंगे तो, एरिया की बात करेंगे तो ये भी है, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन, नहीं ये रहने दो, ये कर लो अपना क्या, वॉल्यूम एक्सपांशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तीनों कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है वो कर लो, ठीक है। लैटिट्यूड हीट तो आपको पता ही है, और ये रेट ऑफ फ्लो कर लो बेटा, ये जरा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है ना। रेट ऑफ फ्लो Q/T इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन X, वेर X इज द व्हाट, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। सामने चलेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में कुछ गिनो चिने फॉर्मूले ही आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्डन वाला, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, PV इज इक्वल टू NRT आपको पता है। आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसको रहने दो, इसको भी रहने दो, हाँ ये दो करो। इन दो के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो फॉर योर कमिंग एग्जाम। साइक्लिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, ये तो रहेगा ही रहेगा। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मीडियम एयर है तो K क्या बन जाएगा, 1। फाइन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू देखो कैसे बनता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फोर्स इन द वैक्यूम अपॉन फोर्स इन द मीडियम। आप ये ध्यान में रखो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइन, ये हो गया, इसको छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो इन द सेंस मैं जितना यहां पे कर रहा हूं बस वही। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E में क्या होता है, एक चार्ज को अपन निकाल देते हैं, यानी टेस्ट चार्ज को निकाल देते हैं, बस सोर्स चार्ज बच जाता है। तो इसकी इतने एक्सप्रेशंस फॉलो होते हैं।
ये करना है। वर्क डन W इज इक्वल टू क्यू इंटू, ये भी करना है, ये भी करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ध्यान में रखना है, गॉस थ्योरम, यस गॉस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। E dot ds is equals to what? Q upon epsilon naught. That is the important formula of this chapter. उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ध्यान में रखना है, ठीक है, ट्वाइस क्यू एल, डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं। टॉर्क ऑन ए डाइपोल P इंटू ई, दैट इज P साइन थीटा। इसमें बेटा सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी ध्यान में रखो कि आपको जो भी इंटेंसिटी पूछा है चार्ज से तो कैसा रहेगा डाइपोल से। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सिस पे जो प्रोपोर्शनलिटी है वो मुझे कितनी दिख रही है, आर क्यूब से, ठीक है, और इक्वेटर पे जो दिख रही है वो भी किससी है मेरे, आर क्यूब से। तो जो भी आपकी प्रोपोर्शनलिटी है उसको थोड़ा सा आप ध्यान में ले लेना। मुझे लग रहा है दोनों में फॉर्मूले ओके फाइन, नॉट एन इशू। हाँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर, बेटा ध्यान में रखना है, मीडियम में भी वैक्यूम में भी। इनसाइड में कितना, जीरो। अभी वैक्यूम में क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बाकी तो कुछ होने नहीं वाला। हाँ, सिलेंडर के बाहर भी देख लेना थोड़ा सा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर ऑफ एनी शेप, इसको छोड़ दो, इसको मत करो। चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट पे करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपको पूछा जाता है। दैट इज E इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी अपॉन ट्वाइस इंटू एप्सिलॉन, ये देख सकते हो आप। वर्क डन का ये P वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द डाइपोल वो कितना होता है, PE cos थीटा 1 माइनस और cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, ठीक है। बाद में बेटा ये तो इतने इंपॉर्टेंट है कि क्या ही बोलो, ये सारे मैं स्टार कर देता हूं। C is equals to Q upon V, then this is all the questions, all the things is important. Here it is, all the things are important, but the most important thing is this and this, ठीक है, कि अगर पैरेलल में हो तो डायरेक्ट एडिशन होता है, अगर सीरीज में हो तो उसका इनवर्स का एडिशन होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, ये क्वेश्चन हमको सीधा MST/CT में पूछा गया था, तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखो। ये भी इंपॉर्टेंट है, V इज इक्वल टू E इंटू डी, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी, और E इज इक्वल टू V अपॉन डी, ये ध्यान में रखना है। और बेटा ये तो 3 स्टार है, ये तो 3 नहीं 4 नहीं 5 बोल सकते हो, ये पूरे के पूरे है ना। दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर, राइट, हाफ Q स्क्वायर अपॉन 2, दिख रहा है, हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर अपॉन 2, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, सॉरी, एंड हाफ QV, राइट। नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल है, किरचॉफ्स के लॉ ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। व्हिटस्टोन का बैलेंस आपको पता है, और एज यूजुअल क्या बोलेंगे अपन, पोटेंशियोमीटर का भी आपको पता है, तो आई डोंट थिंक उसमें ज्यादा कुछ बोलने की बात है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 2 इसमें आता है, ये CET में पूछ चुका है ऑलरेडी ये फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद एमीटर में शंट रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना जाता है, ये आपको पूछा है, तो ये ध्यान में रखो, और उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये ध्यान में रखो। देखो ये N भी दिया है आपको यहाँ पे। उसी तरह वोल्ट मीटर में जो भी रेजिस्टेंस लगाओगे X, उसका वैल्यू कुछ ऐसा मिलेगा, और उस वक्त गैलोनोमीटर से जाने वाला करंट का एक्सप्रेशन ये मिलेगा। तो ये मैं इसको स्टार कर देता हूं, ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, यस, QEB साइन थीटा करना ही है, लोरेंस फोर्स करना ही है, इसको स्किप कर सकते हो आप, ठीक है, इस सभी चीज को स्किप कर सकते हो यहां तक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर कैरिंग द करंट, है ना। F इज इक्वल टू IL है बेटा, ये IL, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर NAB अपॉन NAB इंटू I, तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो कभी कभी आपको पूछता है कि सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाना है ना, तो phi by I इज नथिंग बट द सेंसिटिविटी। तो अगर बढ़ाना है तो N को बढ़ाना है, B को बढ़ाना है, A को बढ़ाना है, और K को कम करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो ये मैं इसको जरा डब्बा बना दूं, फाइन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, I इंटू ए होता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अगर N हो तो NIA होता है, तो इसको ध्यान में रखो। टॉर्क ये भी ध्यान में रखना है, पोटेंशियल ये भी ध्यान में रखना है, बायोट सावर्ट लॉ भी ध्यान में रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL
अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पे आर क्यूब करके यहां पे आर डाल दिए हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। उसके बाद फाइनाइट वायर के लिए है ना, कितना होता है बी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, सॉरी इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट, सेमी के लिए ये 2 से यानी डिवाइड हो जाता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बन जाता है। तो अगर करंट कैरिंग वायर है तो उनके बीच में कितना फोर्स एक्ट होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू है, तो वो ध्यान में रखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स। तो एक क्वेश्चन था कि अगर डिस्टेंस का 1/3 किया जाए तो फोर्स कितना होगा, तो ट्रिपल हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, क्या ही बताओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ऐसे वैसे कहीं से भी आपको ये मिल ही जाएगा। एम्पियर्स लॉ ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड, ये भी ध्यान में रखना है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और अगर मैं सोलेनॉइड की जस्ट साइड की बात करूं तो ये इतना बन जाता है, कितना बेटा, हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई, ये ध्यान में रखना, ये पूछते हैं कभी कभी। हाँ, दिस इज म्यू नॉट, ओके। टोरॉइड के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन एन का मतलब यहाँ पे एन अपॉन 2 पाई आर होता है, एक ही है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही है, लेकिन जो तुम्हारा टोरॉइड होता है उसका बनता है सर्कमफरेंस, दैट इज 2 पाई आर, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइन। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मटेरियल, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशंस ऑफ ए बार मैग्नेट, ये हमने लास्ट टाइम देखा, लेकिन इतना डिमांडिंग नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ये चीज है इंपॉर्टेंट बेटा, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, ईवीआर अपॉन 2, जो एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, तो ईवीआर बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, एंगुलर मोमेंटम डाल के हम वो भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं। ये चीज गायरोमेट्रिक रेशियो है, ये आपको पूछ सकता है, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो देख लेना एक बार। बोहर मैग्नेटॉन का ये है, लेकिन जहां तक मैं यहां पे देख रहा हूं इसको आप रहने दो, ठीक है, ये दोनों को मत करो, ये इतना कर लो। वो करने के बाद ये ध्यान में लो, क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। मैग्नेटाइजेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज M इज इक्वल टू एम नेट अपॉन वी, राइट। बाद में चलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आयरन कोर इन टोरॉइड, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस एम, ये भी फॉलो होगा ही होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना है एक बार। एंड इसको छोड़ दो चलेगा, इसको ध्यान में लो, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ची, रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी इसको अगर आप नहीं भी करते हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, E इज इक्वल टू बी एल वी, अगर रोटेट हो रहा है तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये भी इंपॉर्टेंट। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पाई इज इक्वल टू एल आई, ये भी इंपॉर्टेंट बेटा, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला है, और अगर सेल्फ इंडक्टेंस लगा देते हो तो उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए ये होता है तो उसमें इंड्यूस होने वाला ईएमएफ होता है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, ये कपलिंग का आपने देखा नहीं होगा, लेकिन इसको कर लेना। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू क्या होता है, अगर दो कॉइल लगा दूं जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 है, और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर K है और दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, K इज इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट L1 बाय अंडर रूट L1 L2, एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मर फॉर्मूला, है ना। इसको तो बहुत अच्छे से करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन। अब ये चीज क्या है क्या नहीं है, ये बेटा ये टाइम पे अपन डायरेक्टली जाके जज नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत से लोगों ने ये देखा होगा, अगर आप आज ये फॉर्मूले देख रहे हो तो उनको आइडिया है कि यहाँ पे सिंबल्स क्या है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा आप टेक्स्ट बुक देख लेना बेटा, आपको मिल जाएगा। मैं बस यहाँ पे आपको एक फाइल लेके आया हूं जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की लिस्ट है, और उसमें से भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं निकाल के दे रहा हूं। ये तो पहले ही कर लिया अपन ने पिछले चैप्टर में, लेकिन ये भी देख लेना। अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है उसका फॉर्मूला ये बन जाता है, तो करंट का ये बन जाता है। एवरेज में 0.637 से मल्टीप्लाई करो दोनों के लिए, आई और ई के लिए, और आरएमएस के लिए रूट से डिवाइड कर लो। जो भी पीक वैल्यू उसको डिवाइडेड बाय रूट 2 करोगे तो ई आरएमएस मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 0.637 करोगे तो एवरेज मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखना। हीट प्रोड्यूस, इंपॉर्टेंट। प्योर इंडक्टर के लिए देखो ये फॉर्मूला होता है,
और इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए ये होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान में लेना। ये एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए भी सीधा सीधा एक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, ठीक है, चलेगा। अब सामने चलते हैं हम इंपिडेंस। इंपिडेंस का फॉर्मूला ये है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में लेना, ठीक है। इन एलआर सर्किट Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। फाइन। एवरेज पावर, इसको भी ध्यान में रखना है, लेकिन उतना नहीं है इंपॉर्टेंट, नहीं रखते हो तो भी चल जाता है, ठीक है। ये भी वही फॉलो करेगा। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कुछ ऐसा। फाइन। बाकी तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी रख सकते हो और इसको भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। यस। ओके। एनर्जी ऑफ फोटोन इंपॉर्टेंट है बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्बडा, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू व्हाट, सी बाय लैम्बडा, वो कर सकते हैं अपन। एंगुलर मोमेंटम P इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा, इंपॉर्टेंट है, दोनों को भी मैं स्टार कर दूंगा, ठीक है। वर्क फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूले है नहीं, ठीक है। कंडीशन फॉर फोटो इमिशन तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा चलता है ये, 10 स्टार भी कर दो तो भी कम है, इसको बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ये भी उसी में आता है बेटा, ठीक है, ये भी इसी में आता है। दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव सरफेस इज नथिंग बट द गिवन फोटोन एनर्जी माइनस द वर्क फंक्शन, वो वही फॉर्मूला है, उसके अलग अलग फॉर्म्स है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी ध्यान में रखना, उस पर भी आते हैं फॉर्मूले, सारे ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कुछ भी कट करने की गुंजाइश नहीं है। डी ब्रॉय वेवलेंथ हो गया, 1/228/√V हो गया, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर में ये जितने भी आपको फॉर्मूले दिखते हैं ना, वहां पे n से क्या प्रोपोर्शनलिटी हो रही है वो देखना है हमको, सिर्फ n से प्रोपोर्शनलिटी, बाकी तो सारे हम करेंगे ही करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये r का, देखो ये यहां पे चल जाता है, ये यहां करने से अच्छा मैं यहां कर लूं। दैट इज r जो भी है, रेडियस जो भी है, वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, n², ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू कैसी है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ये ध्यान में रखना है। बाकी आप फॉर्मूले थोड़े से कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा सीधा सीधा पॉस्टुलेटी है, उसको भी ध्यान में रखना। बाकी सारी चीजें जो भी आपको दिख रही है प्रोपोर्शनलिटी n से कितनी है, बस वो ध्यान में रखना है। बाकी ये देखो, ये वाला मैंने ग्रेविटेशन में लिख के बताया था, ये यहां पे भी आपको मिल गया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। क्या बोल रहा है ये तो ठीक है। हाँ, ये यहां पे गड़बड़ किया है, ये गड़बड़ ऐसी किया है कि वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, और ये यहां पे कितना चाहिए बेटा, एक काम करो, इसको रहने दो, तुम इसको रहने दो, सेम जो ग्रेविटेशन वाला है बस उसी को फॉलो करो जो मैंने ग्रेविटेशन में दिया है। तो मैं ये गंदा क्यों कर रहा हूं, ऐसा गंदा नहीं करेंगे हम अच्छे बच्चे हैं, हम इसको मिटा देंगे। कैसे मिटा देंगे, कुछ ऐसे, ये मिट गया, ठीक है। तो ध्यान में रखने की यहां पे जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे हम। फाइन, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, सेम है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस भी ध्यान में रखना है, इसको छोड़ दो। मास डिफेक्ट ध्यान में रखो, इसको भी छोड़ दो, ये तो आपको पता ही है, देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, NT इज इक्वल टू N0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, ये एक्टिविटी का फॉर्मूला, इसको भी ध्यान में रखो। और ये है आपका हाफ पीरियड, इसको भी ध्यान में रखो, और एवरेज पीरियड को भी ध्यान में रखना है, एवरेज पीरियड दैट इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले यहां पे इंपॉर्टेंट बनते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस में एज सच आपको ज्यादा फॉर्मूले ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने यहां पे दिए हैं ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो मैं एक काम कर लेता हूं, सीधे मैं इसको यहां पे स्टार कर देता हूं, आई एम रियली सॉरी, स्टार कर देता हूं, राइट। सो आई सपोज दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, ये भी है, ये जितने भी दिए सब कर लो, सेमीकंडक्टर में कुछ छोड़ना नहीं है, जो मैंने यहां पे दिए हुए हैं, क्योंकि उतने ही है जो हमको सिलेबस में दिए हैं, तो हम उसको क्या ही छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बनती है, ये एक, ठीक है, उसके बाद ये अल्फा का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, कुछ ना करो तो ये करके जाओ, ठीक है, ये हो गया। बीटा का ये ध्यान में रखना है, IC/IB, ठीक है, और ये वाला एक रिलेशन ध्यान में रख लो, कोई भी एक रिलेशन ध्यान में रखते हो तो भी चल जाता है, बाकी आप नहीं भी करते हो तो भी चलता है, लेकिन कर लो, इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने ट्राई किया है कि कम से कम टाइम में आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के थ्रू मैं लेके जाऊं, ठीक है। हर एक फॉर्मूला यहां पे डिस्क्राइब करना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने
20 से 22 चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सॉरी फॉर्मूले जो है बेटा वो आपको मैंने यहां पे दे दिए हैं। अगर आप उतने भी करके जाते हो तो भी आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।